नमस्कार और स्वागत है दोस्तों आपका बहुत बहुत इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में CRPF के बारे में बताया था, उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको अप्लाई करने में, जो निकला है पैरामेडिकल स्टाफ का ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसका जल्द ही ऑफलाइन फॉर्म फिलअप का वीडियो हम लेकर आएंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए, इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां पर जाके आप देख सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने है इसका फॉर्म है और ये 3 पेज का फॉर्म है दोस्तों, देख सकते हैं आप 3 पेज का फॉर्म है। तो इसका एक एक करके मैं सारे पॉइंट में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 और डिटेल्स टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, यानी कि आपको बोला गया है यहाँ पर आपका सारा का सारा जो डाटा भरना है आप केवल ब्लॉक लेटर्स में ही भरेंगे। और अगर आप कोई भी एक स्मॉल लेटर भर लेते हैं बाय मिस्टेकली और उसको अनदेखा कर लेते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, इसमें जो भी मैं डाटा भरूंगा वो इमेजिनरी डाटा है, जस्ट एक डेमो वीडियो है आपको बताने के लिए कि कैसे इसको फिलअप करना है बिना कोई गलती के। और आप अपना रियल डाटा ही भरे, रियल इन्फॉर्मेशन डाटा यहाँ पर भरना होगा आपका। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर में आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले आप एक पासपोर्ट फ़ोटो आप यहाँ पर लगाना होगा आपका। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो आप जो भी पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं ध्यान रखिए, सिर्फ एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर में लिखना होगा आपको, जो भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसका नेम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर सफाई वाला मैं अप्लाई करूँगा, तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों। तो मैंने लिख दिया दोस्तों सफाई वाला। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर चॉइसेस। यहाँ पर 1 और 2 सेंटर सिलेक्शन करना होगा दोस्तों आपको। और एग्जामिनेशन सेंटर्स आप कैसे जान पाएंगे, तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसमें आप एग्जामिनेशन सेंटर देख के चूज कर सकते हैं। तो मैं 2 एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर देता हूँ दोस्तों। मैंने लिख दिया है दोस्तों 2 एग्जामिनेशन सेंटर। आप अपने एरिया के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर चूज करके लिख देना यहाँ पर। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों नंबर 3 है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा, फुल नेम। तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट है फादर्स नेम और मदर्स नेम 4 और 5 के पॉइंट में। तो मैं लिख देता हूँ पहले 4 नंबर के पॉइंट में फादर्स नेम। नंबर 5 पे है आपका मदर्स नेम। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पर लिख देना है दोस्तों।
तो नंबर 7 का पॉइंट है आपका जेंडर, मेल या फीमेल। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिख देना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बेसिकली क्या करते हैं हम नॉर्मली जब फॉर्म कोई भी फिलअप करते हैं तो उसमें हम स्मॉल लेटर में ही ईमेल आईडी लिखते हैं, मगर यहाँ पर आपको जैसा कि बोला गया है ब्लॉक लेटर्स में ही फिलअप करना है। तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर्स में ही फिलअप करना है दोस्तों, ये बात अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों है आपका नंबर 10 जो की है कैटेगरी SC ST OBC और EWS और UR। तो मैं यहाँ पर अपना कैटेगरी लिख देता हूँ दोस्तों। तो नंबर 11 का जो पॉइंट है यहाँ पर रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 12 है जो कि बोला गया है यहाँ पर वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई येस और नो। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो यहाँ पर येस लिख देना है, और अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो तो नो लिख देना है। तो नंबर 13 में जो एक पॉइंट है इसके रेफरेंस में है दोस्तों कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो येस लिखना है। येस लिखने के बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन काम दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है यहाँ पर। और अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो, जैसे कि मैं नहीं हूँ, तो यहाँ पर ये पॉइंट में 13 नंबर का जो पॉइंट है इसको मैं ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। नंबर 14 है जो कि मैरिटल स्टेटस है। यहाँ पर लिख देना है आपका मैरिटल, यानी कि आप विवाहित है तो मेरिट, अविवाहित है तो अनमेरिट। तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों नेशनलिटी, लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट यूटी डोमिसाइल, यानी कि आप जिस स्टेट के बासिंदा हो उस स्टेट का नाम यहाँ पर लिख देना है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पार्टिकुलर एरिया बोला गया है, मतलब कि वो पार्टिकुलर एरिया कौन कौन सी एरिया है जिनके लिए एक्सटेंडेड टाइम को एक्सटेंडेड किया गया है। फॉर्म को रिसीव करने का जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको नोटिफिकेशन में एक बार देख लेना है पार्टिकुलर एरिया क्या है। पार्टिकुलर एरिया में जो एरिया आते हैं वो है हमारे नॉर्थ इंडिया के जो एरिया है, हिल एरियाज़, वो सब एरिया। मान लीजिए कोई आसाम या नागालैंड या ऐसा कोई नॉर्थ ईस्ट वाला कोई एरिया हो तो उनके लिए ये कॉलम है। तो इसको अगर आप रेस्ट ऑफ द इंडिया से हो तो इसको छोड़ देना है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों है हमारा 18 नंबर पॉइंट जो कि हाइट इन सेंटीमीटर्स, यानी कि आपका हाइट कितना है यहाँ पर सेंटीमीटर्स में लिखना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों। तो लिख देते हैं दोस्तों, मेरा है 174 तो मैं लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है 19 नंबर पॉइंट जो कि है चेस्ट, और ये केवल मेल एप्लीकेंट्स के लिए होता है चेस्ट का। तो पहला है एक्सपेंडेड और दूसरा है ऑन एक्सपेंडेड, यानी कि एक्सपैंड करके चौड़ा करके आपका चेस्ट कितना होता है यहाँ पर लिख देना है, और नॉर्मली कितना होता है यहाँ पर लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सपेंडेड है मेरा और नॉर्मल है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको यहाँ पर एक्सपेंडेड और ऑन एक्सपेंडेड में मिनिमम 5 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस होना ही चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते वक्त। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेदर सीकिंग हेड रिलैक्सेशन, क्या आपको हेड में रिलैक्सेशन चाहिए? अगर चाहिए तो यस, नहीं तो नो। तो मैं लिख देता हूँ नो, मुझे नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट के ओर चलते हैं दोस्तों जो कि है 21 नंबर पॉइंट, और ये बोल रहा है
वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस, नहीं तो नहीं। और अगर नहीं चाहिए तो नहीं। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप यहाँ पर यस लिख देते हो तो आप ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है एज रिलैक्सेशन पाने के लिए। तो पहला है एज डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ पर्सन्स किल्ड इन रियॉट्स ऑफ 1984। 1984 को जो रियॉट्स हुआ था उसमें कोई फैमिली मेम्बर आपका कोई फैमिली मेम्बर्स मरे हो तो। और दूसरा पॉइंट है एज डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ पर्सन किल्ड इन रियॉट ऑफ 2002 इन गुजरात। गुजरात में जो 2002 को रियॉट हुआ था उसमें क्या आपका कोई फैमिली मेम्बर का परलोक हुआ हो। और तीसरा पॉइंट है इसका पर्सन और ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1180 टू 31/12/89। यानी कि इन डेट्स के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में आप इस मेंबर्स रहा हो तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो तभी आप एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर पॉइंट है जो कि वेदर एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो नो, सॉरी एक्स सर्विसमैन हो तो यस, नहीं तो नो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस लिख के ये सब डाटा आपको फिलअप करना पड़ेगा जो कि है डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, आप कब ज्वाइनिंग किए थे उसका डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब आप छोड़े थे वो सर्विस उसका डेट, और लेंथ ऑफ सर्विस यानी कि आपका ड्यूरेशन कितने साल आप जॉब किए उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। तो हम आ गए हैं दोस्तों नंबर 2 के पेज में। और यहाँ पर सबसे पहले आपका 23 नंबर पॉइंट में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10th से लेकर पोस्ट पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक दिया है। मिनिमम 10 तो होना चाहिए, आपको पता है। और आपको इसी तरीके से फिलअप करना है। अगर आप 12th भी किए हो तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो मेरा सिर्फ 10th है तो मैं मैट्रिक का ही डाटा भरूँगा। तो आपका 10th स्टैंडर्ड में है, ईयर ऑफ पासिंग आपको फिलअप कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ अपना ईयर ऑफ पासिंग, मेरा है 2014। नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज, तो मेरा स्कूल आपका यहाँ पर स्कूल नेम लिख देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह बहुत ही कम है तो आपको दोस्तों मैनेज करके लिख देना है, या आप अपना स्कूल का शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फुल नेम लिख देता हूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं नहीं लिख पाया क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जगह कंजस्टेड है। और अगर आपका कोई लंबा स्कूल है तो अगर आप यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हो तो ऐसे करके लिख देने से भी चलेगा। तो मैं आपको जस्ट बताने के लिए ये क्यों, आप ऐसा मत कीजिए। आप यहाँ पर आपका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ये जो बॉक्स है इतने में ही आपको लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो आपका बोर्ड नेम और यूनिवर्सिटी नेम क्या है यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट है आपका सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट। आपका जो सर्टिफिकेट मिला है 10th यानी कि मैट्रिक का, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों। ये आपको ध्यान से लिखना है दोस्तों, देखना कोई भूल ना हो जाए। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका 24 नंबर पॉइंट, यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपका है तो यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी ये आपका कोई ITI या यानी कि आप अगर ITI या डिप्लोमा कोर्स किए हो तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, यहाँ पर भरना होगा। तो मेरा कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूँगा। तो नेक्स्ट दोस्तों 25 नंबर पॉइंट है पोस्टल एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस।
तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लाइन करके आप अपना पोस्टल एड्रेस यानी कि कॉरेस्पोंडेंस, पोस्टल एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस यानी कि आप अभी जहाँ रह रहे हो वही का एड्रेस यहाँ पर देना है। और 26 नंबर में है परमानेंट एड्रेस। आप यहाँ पर आपका ओरिजिनल होम एड्रेस जो है ये परमानेंट एड्रेस में देना है, और दोनों ही आपका सेम है तो सेम ही लिख देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस थोड़ा कम है, तो यहाँ पर आपको वैसे ही मैनेज करके लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 27 नंबर पॉइंट है जो है आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आप लिख देना है। तो मैंने लिख दिया आधार कार्ड नंबर दोस्तों। तो नेक्स्ट है आपका 28 नंबर पॉइंट है, वेदर कॉन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल और सिविल केस। तो एनी क्रिमिनल और सिविल केस, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस और सिविल केस चला था क्या पहले? तो अगर कोई केस आपके ऊपर हुआ था तो यस, नहीं तो नो। तो 29 नंबर पॉइंट है, वेदर एनी एफआईआर लॉस्ट इन एनी पुलिस स्टेशन, आपके खिलाफ कोई भी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर लॉस्ट हुआ हो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों नो। तो नेक्स्ट है दोस्तों, वेदर अरेस्टेड बाय पुलिस, तो नो, आप पुलिस के द्वारा कभी अरेस्टेड हुए थे? नो। तो 31 नंबर पॉइंट में दोस्तों, वेदर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग इन एनी कोड ऑफ लॉ, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है क्या जिसका डिसीजन अभी सुनाया नहीं गया है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो। तो 32 नंबर्स में जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर देखना है ध्यान से दोस्तों। आप जो पेमेंट करेंगे कौन सी कैटेगरी के लिए है, ये है UR OBC और EWS कैटेगरी के लिए है। ये कैटेगरी वालों के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको IPO बनाना होता है या बैंक ड्राफ्ट जो बनाना होता है उसका IPO ऐप या बैंक ड्राफ्ट का नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जिस डे में वो बनाए होते हैं, यानी कि जिस दिन में आप IPO या बैंक ड्राफ्ट का पेमेंट किए हो उसका डेट लिखना पड़ेगा, और अमाउंट कितने अमाउंट का आप IPO या बैंक ड्राफ्ट बनाए थे उसका अमाउंट, यानी कि आप अगर ग्रुप बी में अप्लाई कर रहे हो तो 200 का अमाउंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और ग्रुप सी में अप्लाई करने हो तो 100 रुपीज़ का यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर IPO नंबर, मैं कोई भी इमेजिनरी IPO नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान से ओरिजिनल IPO नंबर लिखना पड़ेगा दोस्तों, जो कि आपका IPO या डिमांड ड्राफ्ट में होता है, और इसका डेट मैं लिख देता हूँ दोस्तों, और अमाउंट में लिख देता हूँ दोस्तों 100 रुपीज़। तो दोस्तों ये तो था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट है यहाँ पर आप एक डिक्लेरेशन है लास्ट में, और एक तो पेज है, तो इसको भी हम फिलअप करेंगे। तो सब ये पहले कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल स्टेट में, ये एक डिक्लेरेशन है, यहाँ पर एक साइन करना पड़ेगा। ऑन साइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी कि आप अगर आप यहाँ पर साइन नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन कर देना है दोस्तों, साइन नॉर्मल जैसे आप करते हैं वैसे करना है। तो हमारा 2 नंबर पेज भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो लास्ट पेज पे चलते हैं। लास्ट पेज में क्या है दोस्तों, एक डिक्लेरेशन है जो कि हमको अभी फिलअप करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह से पढ़ लेना दोस्तों। तो लास्ट में जो पॉइंट है नंबर 8 में, इसको फिलअप करना है दोस्तों, और यहाँ पर प्लेस डेट लिख के यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो चलिए फिलअप करते हैं। यहाँ पर आई का मतलब आप अपना नाम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लंबा चौड़ा करके लिख दिया, लेकिन आप छोटा छोटा करके मैनेज करके लिख देना। तो यहाँ पर है सॉन और डॉटर ऑफ, सॉन में क्लिक करके यहाँ पर आपका फादर नाम लिखना है। यहाँ पर आपका एज लिख देना है।
और रेसिडेंट अब यानी कि आपका विलेज नेम लिख देना है यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बताया था, मैं एक इमेजिनरी डाटा भर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर आप अपना ओरिजिनल होम एड्रेस, होम विलेज का नाम ही देना और डिस्ट्रिक्ट लिख देना यहाँ पर। उसके बाद आपका स्टेट लिख देना। इतना सब लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका प्लेस लिख देना है दोस्तों। आप जो भी प्लेस में फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका प्लेस लिख देना और आप जिस डेट में आप फॉर्म फिलअप किए हो उसका डेट भी यहाँ पर लिख देना। और लास्ट में है आपका यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर आपको एक सिग्नेचर कर देना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से एक बार बोल चुका है, अनसाइंड डिक्लेरेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी कि अगर आप इनमें से कोई भी अगर आप यहाँ पर साइन नहीं करते हो इस डिक्लेरेशन में तो फॉर्म रिजेक्ट आपका हो जाएगा। तो हमारा फॉर्म फिलअप करना ख़त्म हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना ऑफलाइन फॉर्म फिलअप CRPF का कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों, आपका पूरी तरह से हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।